नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1 जो इस वक्त हमारे पास आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से फोन पर की है बात। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर दोनों नेताओं में बातचीत हुई है। भविष्य के मद्देनजर रोड मैप तैयार करने पर सहमति जताई है। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे देखिए। मिडिल ईस्ट में संकट के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर तेहरान पहुंचे। एस जयशंकर ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की है। एस जयशंकर ने केरमान हमले की निंदा की है। आज से 2 दिन की ईरान यात्रा पर है विदेश मंत्री एस जयशंकर। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन। बड़ी खबर, मणिपुर के लोगों ने सदस्य खोए, संपत्तियां खोई। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस मणिपुर को शांतिपूर्ण बनाना चाहती है, राहुल गांधी ने कहा है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच 17 जनवरी को मीटिंग होगी। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर होगी चर्चा। सीटों को लेकर दोनों दलों में दिल्ली में होगा मंथन। बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रुद्र राजू का इस्तीफा। रुद्र राजू ने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा। वाईएस शर्मिला को दी जा सकती है प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। एक और बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत गिरफ्तार हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने फॉरेस्ट घोटाले मामले में किया गिरफ्तार। 30 नवंबर को ईडी ने उनके ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। बड़ी खबर, अयोध्या में 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि शुरू होगी। श्री राम मंदिर में लगने वाली मूर्ति भी तय की गई। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति सेलेक्ट हुई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी। और दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पाठ कराएगी। सबकी सुख शांति और तरक्की के लिए सुंदरकांड, अरविंद केजरीवाल ने कहा। सुंदरकांड में शामिल हो दिल्ली की जनता, अरविंद केजरीवाल ने कहा। बड़ी खबर, फ्लाइट्स में देरी पर यात्रियों को व्हाट्सएप करेगी एयरलाइंस। देरी के संबंध में रियल टाइम जानकारी शेयर करनी होगी। डीजीसीए ने एयरलाइंस को एसओपी जारी किया है। इन सभी खबरों के बीच में अब आपको दिखाते हैं कि आज हमारे कर्टन रेजर में कौन कौन सी वो खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। पहली खबर, मुंबई में अटल सेतु को किसने बना दिया रील स्पॉट? लोगों की असभ्यता वाली वीडियो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर, इंडिगो की फ्लाइट में एक यात्री ने को पायलट को थप्पड़ क्यों मारा? चश्मदीद रूसी मॉडल ने घटना पर क्या खुलासा किया? और तीसरी खबर, राहुल गांधी ने मणिपुर से क्यों निकाली न्याय यात्रा? राम मंदिर की गार्ड वाली रणनीति क्या है? चौथी खबर, तेज प्रताप यादव के सपने में श्री राम क्यों आए? क्या नेताओं के सपने में भगवान का आना सियासी है? और पांचवी खबर, अमेरिका में भारी बर्फबारी से 8 दशक का रिकॉर्ड टूटा है। वो बर्फीला तूफान जिसे सुपर पावर सहम गया। लेकिन फिक्र आपकी की शुरुआत नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट से करते हैं। नीति आयोग ने गरीबी पर मोदी सरकार के 9 सालों की रिपोर्ट दी है। भारत में पिछले 9 सालों में 24 करोड़ 82 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। यूपी में सबसे ज्यादा करीब 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। टॉप 4 राज्यों में बिहार और मध्य प्रदेश भी शामिल हैं। भारत में गरीबी दर 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई। और जैसा कि हमने आपको बताया, बीते 9 साल में देश से कितनी गरीबी कम हुई है, आइए एक बार फिर आपको दिखाते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। जो हमारे सामने फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं। ये देखिए जरा, यह आंकड़ा है 24 करोड़ 82 लाख का। 24 करोड़ 82 लाख, ये नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का 2022-23 के लिए अनुमानित आंकड़ा है। इतना बड़ा आंकड़ा इसलिए चौंकाता है क्योंकि ये पाकिस्तान, ब्राजील, रूस और मेक्सिको जैसे देशों की आबादी से भी ज्यादा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी का जिक्र हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट में पीएम गरीब कल्याण योजना का जिक्र हुआ है। गांव और शहरों में 82 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज ने काफी सुधार किया है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। उज्ज्वला, जनधन और आवास योजना से आर्थिक तौर पर मजबूती, नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया। यह कमाल कैसे हुआ? नीति आयोग के चर्चा पत्र में इस उपलब्धि का श्रेय 2013-14 से 2022-23 के बीच हर तरह की गरीबी के समाधान के लिए सरकार की महत्वपूर्ण पहल को दिया गया। चर्चा पत्र के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। 2013-14 में यह 29.17% थी, जो 2022-23 में घटकर 11.28% हो गई है, यानी 17.89% की कमी।
इस हिसाब से 24 करोड़ 82 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। इसका मतलब यह निकलता है कि मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यकाल में गरीबी में तेजी से कमी आई है। इस रफ्तार के हिसाब से भारत 2030 से पहले बहुआयामी गरीबी को आधा करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और बड़ी बात क्या है, यह सब हुआ है 2 साल कोरोना काल के बावजूद। बहुआयामी गरीबी का अनुपात पिछले 9 सालों के दौरान कैसे साल दर साल घटता चला गया, नीति आयोग की रिपोर्ट के कुछ और आंकड़े आपके सामने रखते हैं। साल 2005 और 6 में बहुआयामी गरीबी का अनुपात 55.34% था। यह देखिए जो डेटा ऊपर जा रहा है। साल 2013-14 में अनुमानित 29.17% रहा। इसके बाद लगातार इसमें गिरावट दर्ज की गई। 2015-16 में यह गिरकर 24.85% हो गया। 2019 से 2021 के दौरान यह आंकड़ा घटकर 14.96% पर पहुंच गया। इसके बाद साल 2022-23 को लेकर जो अनुमानित आंकड़ा सामने आया है, उसके मुताबिक बहुआयामी गरीबी का अनुपात घटकर 11.28% पर आ चुका है। बहुआयामी गरीबी से दूर निकलने में जिन राज्यों ने सबसे ज्यादा प्रगति की है, नीति आयोग की रिपोर्ट में उसका भी जिक्र हुआ है। यूपी में पिछले 9 सालों के दौरान करीब 6 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले, यानी गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई। इसके बाद दूसरे नंबर पर 3.77 करोड़ की संख्या के साथ बिहार है। तीसरे नंबर पर करीब 2.3 करोड़ के साथ मध्य प्रदेश है और चौथे नंबर पर 1.87 करोड़ के साथ राजस्थान है, जहां बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। नीति आयोग की इस रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है, यह आंकड़े बहुत उत्साहजनक, समावेशी विकास को आगे बढ़ाने और हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी बदलावों पर ध्यान केंद्रित करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम पूरा विकास और हर भारतीय के लिए समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा कि हमने आम आदमी की आय समेत 12 इंडिकेटर तय किए थे, उनके आधार पर यह आंकड़ा जारी किया। ठीक है, एक 12 इंडिकेटर लेकर एक इंडेक्स बनाया था। ये उस इंडेक्स का प्रोग्रेस जो है वो करता है, जिसको हम मल्टी डिमेंशनली पुअर कहते हैं। जो आप रेखा की बात करते हैं उसमें केवल एक इंडिकेटर होता है इनकम। हमने 12 इंडिकेटर लेकर लोगों की जो एक डेप्रीवेशन है, जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं, उनका एक एस्टिमेट किया है। हर वर्ष 2.75 करोड़ लोग जो पावर्टी, मल्टी डिमेंशनल पावर्टी है, उससे एस्केप करके उसमें बच गए, वो उसमें आ जाते नहीं। नीति आयोग की रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी को यकीन नहीं है। पार्टी प्रवक्ता अब्बास हैदर ने कहा कि बीजेपी झूठ परोसने से बाज नहीं आ रही। आज भारतीय जनता पार्टी अगर इस चीज़ का आंकड़ा दे रही है कि कौन से लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है, तो वो ये भी बताए कितने लोगों का जीवन स्तर घटा है, क्योंकि वो इससे कई गुना अधिक है। हमारे देश में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसमें हमारे देश की रैंकिंग 111वीं हो चुकी है 125 देशों में। जो तमाम मापदंड हैं लोगों का, जनमानस का जीवन स्तर आंकने के, उसमें हमारे देश की रैंकिंग लगातार गिरती चली जा रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी झूठ परोसने से बाज नहीं आ रही। अब आपको बता दें कि अगर देश गरीबी कम करने के मौजूदा रफ्तार पर चला तो आखिर कितने वर्षों में भारत गरीबी से आजाद हो जाएगा। यह बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। नीति आयोग के ताजा आंकड़ों को माने तो इस वक्त देश में करीब 16.19 करोड़ गरीब लोग हैं। ऐसे में अगर गरीबी उन्मूलन की रफ्तार पिछले 9 सालों वाली रही तो करीब 6 साल के भीतर गरीबी से मुक्त होया जा सकता है। सिविक सेंस, और सिविक सेंस से भी ज्यादा एक कॉमन सेंस है। सिविक सेंस यानी नागरिक भावना की यह खबर सीधे हमसे और आपसे जुड़ी हुई है। पहले तो ये तस्वीरें देखिए जरा, हो क्या रहा है। शर्म आती है देखकर ये सब। देख रहे हैं आप ये क्या है? ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पहले ये देखिए, और उनके बगल में क्या है वो देखिए। सोचिए जरा, अक्सर सुविधाएं ना मिलने पर हम सरकार या प्रशासन पर सवाल उठा देते हैं, लेकिन जब हमें नागरिक सुविधाएं मिलती हैं
तब हम क्या करते हैं, इसकी कुछ तस्वीरें आपके लिए देखना जरूरी है। ये तस्वीरें या वीडियो 17,840 करोड़ की लागत से बने मुंबई के अटल सेतु की है। बीते 12 जनवरी को ही पीएम मोदी ने देश को के इस सबसे लंबे समुद्र पुल का उद्घाटन किया है। पुल को बनाने का लक्ष्य यात्रियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाना है, घंटों के सफर को मिनटों में पूरा कर समय बचाना है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। अब एक नागरिक के तौर पर हमारा भी कर्तव्य है कि पुल का उपयोग करते समय सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखें। इसके उलट हमने क्या किया? पुल को रील स्पॉट, सेल्फी स्पॉट या पिकनिक स्पॉट बना दिया, जहां तहां गंदगी फैला दी। रील के दौर में सुरक्षा की तो यहां बात ही बेमानी हो गई है। ऐसे कोई एक दो नहीं, सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जो एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। मुंबई को अटल सेतु के तौर पर जैसे नया रील स्पॉट मिल गया। 12 जनवरी को उद्घाटन के बाद वीकेंड आया, लोगों को छुट्टी मिली, शानदार पुल पर गाड़ियां फर्राटा भरने लगी। इसके साथ ही 21.8 किलोमीटर लंबा पुल रील स्पॉट या पिकनिक स्पॉट में तब्दील हो गया। पुल पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लोग या कहें कि रीलबाज जहां तहां गाड़ियां खड़ी करके रील बनाने लगे, फोटो खिंचाने लगे। कोई एक दो नहीं बल्कि पूरी भीड़ पुल पर खुद को चमकाने में जुट गई। यहाँ पर देखिए पुलिस कर्मचारी आपको नजर आएंगे। लोगों को पुलिस कर्मचारी हटा रहे हैं क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि दरअसल इस ब्रिज पर रुकने की इजाजत नहीं है, इसलिए जो भी लोग यहाँ पर गाड़ी पार्क कर रहे हैं उन तमाम लोगों को पुलिस कर्मचारी हटा रहे हैं। इस ब्रिज के बारे में बताइए, आपने सफर किया, कैसा लगा? सफ़र किया तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन फोटोग्राफी के लिए थोड़ा एक पॉइंट बनाना चाहिए था, ये ऐसा लग रहा है। लेकिन इजाजत नहीं है तो कार्रवाई हो सकती है, जानती हैं आप? कार्रवाई तो होने वाली है, नया है करके रुके हैं, अभी उसके बाद तो नहीं रुकेंगे। कुछ रूल्स लिखे नहीं, जब ये स्टार्ट होता है ब्रिज कुछ लिखे नहीं करके हमें। भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने रील के आगे सुरक्षा की भी परवाह नहीं की, बस फोटो कहां से अच्छी मिलेगी इसी जुनून में पुल पर लगी ग्रिल को पार कर दिया, फोटोबाजी और रीलबाजी की। एक तरफ सेतु पर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, दूसरी तरफ सफाई को भी गुटकों की पीक से सराबोर कर दिया। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां लोगों ने सेतु पर गंदगी की है, कहीं गुटखा थूक दिया है तो कहीं नारियल पानी का कचरा छोड़कर चले गए। यहाँ सवाल उठता है, क्या एक नागरिक के तौर पर सार्वजनिक सुविधाओं के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अक्सर हम लोग जाते हैं बड़े बड़ी कंट्रीज में और देखते हैं वहां पर कितनी सफाई है। जैसे इंडियंस का आजकल एक बहुत बड़ा स्पॉट हो गया वो दुबई, आपको याद है? दुबई खूब जाते हैं। अगर दुबई में ऐसी किसी ने हरकत की है ना, तो आप जानते हैं भारत की रुपी वैल्यू में उसको कितना चालान भरना पड़ेगा? मिनिमम 22,000 रुपए। मिनिमम 22,000 रुपए ऐसे कूड़ा फेंकने पर, मिनिमम। अगर दुबई में, क्योंकि दुबई की सफाई तो बहुत मशहूर है, भारतीय जाते भी और ये सारे लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं जरूर जाते होंगे। रीलबाजी के बीच अटल सेतु पर जिन लोगों ने सफाई का ध्यान नहीं रखा, जहां तहां अपना कचरा छोड़ दिया, उन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। ध्यान से देखिएगा। ये पीएम मोदी ने जिस दिन अटल सेतु का उद्घाटन किया उसी दिन उन्होंने नासिक में भगवान राम के कालाराम मंदिर में दर्शन किए। यहां पीएम मोदी ने मंदिर के प्रांगण में सफाई की थी, बाल्टी में पानी भरकर पोछा लगाया था, साथ ही पूरे देश को स्वच्छता का संदेश भी दिया था। शायद अटल सेतु पर गंदगी करने वालों तक पीएम मोदी का यह मैसेज या वीडियो नहीं पहुंचा, और अगर पहुंचा तो उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया? अगर वो पीएम मोदी से सीख लेते तो इस तरह पुल पर अपनी गंदगी छोड़कर नहीं जाते। सफाई को अगर एक बार फिर नजरअंदाज भी कर दिया तो सुरक्षा एक बड़ा प्रश्न है। अटल सेतु पर रीलबाजी के चक्कर में लोग सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहां आपको रीलबाजी से जुड़ा एक आंकड़ा दिखाते हैं, कैसे रील का जुनून देश में युवाओं की जान खतरे में डाल रहा है। 6 जनवरी 2024 को राजस्थान में जैसलमेर में रील बनाने के कारण सड़क हादसा हुआ, 4 लोगों की जान चली गई। 21 दिसंबर 2023 को बंगाल के मुर्शिदाबाद में रेलवे ट्रैक पर रील बनाते हुए 3 युवक ट्रेन की चपेट में आ गए, मौत हो गई। 22 जून 2023 को यूपी में बस्ती में फ्लाईओवर पर रील के लिए युवक ने स्टंटबाजी की, बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, युवक की मौत हो गई। 18 मार्च 2023
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रील बनाते वक्त युवक बिल्डिंग से गिर गया, मौत हो गई। आपको याद होगा एलिवेटेड रोड दिल्ली एनसीआर में, वहां पर रील बना रहे थे एक साथ, क्या हुआ हम सब जानते हैं। मुंबई में लोगों ने रील बनाने के चक्कर में अटल सेतु को पिकनिक स्पॉट बना दिया। उसका सीधा वास्ता समाज में बढ़ती असहनशीलता और अभद्रता से है। बिना डॉग मजल यानी डॉग मास्क के सोसाइटी में कुत्ता घुमा रही महिला को एक शख्स ने टोका तो उस महिला ने ही उसे बुरी तरह पीटा। हम इस खबर पर आगे बढ़े, इससे पहले आपको आज 30 सेकंड का वो वीडियो दिखाते हैं। आगे करके औकात कुछ है नहीं थी। आगे करके औकात कुछ है नहीं थी। और एक दो गार्ड बुला लेना सीधे। बुला पुलिस, सिखा के भेजा पुलिस वाले को। क्या हो गया है लोगों को? 30 सेकंड की ये तस्वीर ही हमारी आज की बड़ी फिक्र है। सवाल है कि क्यों हम इतने असहनशील और अभद्र होते जा रहे हैं? क्या पेट लवर होने की वजह से हम किसी से भी मारपीट कर सकते हैं? क्या सोसाइटी में छोटी सी बात पर टोकना भी किसी शख्स पर भारी पड़ सकता है? तस्वीरें देखकर तो यही लगता है। तस्वीर दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा की, जहां सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी में पालतू कुत्ते को लेकर मारपीट हो गई। औकात कुछ है नहीं थी। यहां एक कुत्ते को बिना मजल यानी डॉग मास्क के घुमाया जा रहा था। इसी दौरान ब्लैक जैकेट में दिख रहे शख्स ने कुत्ते के मालिक पति पत्नी को इसके लिए टोक दिया। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। महिला इतनी ज्यादा नाराज हुई कि टोकने वाले शख्स पर ताबड़तोड़ थप्पड़ चलाने लगी। महिला ने पहले इस शख्स के साथ जमकर मारपीट की, फिर हाथ रुकते ही धनादन गालियां भी देने लगी। औकात कुछ है नहीं थी। लगे हाथ वो पुलिस भी बुलाती दिखी। रही सही कसर इस महिला के पति ने पूरी कर दी। वीडियो में वो किसी शख्स को फोन कर बुलाते हुए सुना गया। आरोप है कि महिला के इस पति ने भी शख्स के साथ झगड़ा किया। विवाद बढ़ा तो वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ से कुछ लोगों ने मारपीट का वीडियो बना लिया। इसके बाद सोसाइटी के लोगों ने बीच बचाव किया। विवाद बढ़ने पर पीड़ित और सोसाइटी के लोग थाने भी गए। केस भी दर्ज हुआ। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाना ठीक है? क्या पेट लवर पर सवाल उठाने वालों के साथ मारपीट जायज है? समझ में आ रही है, बताऊं अभी तेरे को। कहीं कोई नए फ्लाईओवर के ऊपर कूड़ा फेंक रहा है, कहीं कोई पायलट से थप्पड़बाजी कर रहा है, कहीं कोई सोसाइटी में अगर कुत्ते को लेकर किसी को टोक भी दिया तो भी नाराज हो रहा है। लोगों का धैर्य क्या खत्म ही हो गया है? इससे पहले भी दिल्ली और नोएडा की कई सोसाइटी में डॉग को लेकर विवाद सामने आ चुका है। ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन ने नोएडा में डॉग पॉलिसी लागू कर रखी है, लेकिन फिर भी घटनाएं रुकती नहीं है। नियम यह है कि डॉग को घुमाने के दौरान उसके मुंह पर मजल लगाना जरूरी है। यही नहीं, उनके गले में पट्टा होना चाहिए और उसे उस पट्टे पर रजिस्ट्रेशन की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा समय समय पर ट्रेनिंग दिलवाना भी जरूरी है। अगर पालतू जानवर किसी को काट लेता है तो मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही उसके मालिक को जख्मी शख्स के इलाज का पूरा खर्च भी उठाना होगा। नियम तो ये भी है कि अगर पालतू जानवर सार्वजनिक जगह पर गंदगी करता है तो सफाई की जिम्मेदारी भी मालिक की होगी। प्रशासन की तरफ से पेट डॉग पॉलिसी डिटेल में बनाई गई है, लेकिन लोग इसे लेकर अभी भी गंभीर नहीं है। इस सबसे अलग अब कुछ और राजनीति की खबरों की ओर रुख करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करते हैं। जिस वक्त देश में हर तरफ राम मंदिर की चर्चा हो रही है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में बस एक हफ्ते का वक्त बाकी है, ठीक इसी दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर से अपनी यात्रा शुरू कर दी है। आज इस यात्रा का दूसरा दिन है। सवाल है कि क्या इसके जरिए कांग्रेस राम मंदिर मुद्दे का काट निकाल पाएगी? क्या उसे लोकसभा चुनाव में इसका फायदा होगा? और आखिर राहुल ने यात्रा की शुरुआत मणिपुर से ही क्यों की? हम आपको इन सवालों का जवाब आगे देंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए जरा। And I want you to know that we are fully standing with you. We want to make Manipur peaceful and harmonious again.
2024 लोकसभा चुनाव शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी, बल्कि कुछ ही महीने बाकी। 28 दलों के इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची जारी। इस बीच राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर से शुरू हुई है। जानना जरूरी है कि उन्होंने पूर्वोत्तर के इस राज्य को ही क्यों चुना है और पिछले साल की भारत जोड़ो यात्रा से ये कितनी अलग। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हर जगह लोगों की भीड़ दिखी। सड़क से लेकर घर की छतों तक उनके इंतजार में लोग खड़े नजर आए। महिलाएं उन्हें देखकर भावुक हो जा रही हैं। राहुल गांधी भी लोगों से जोश के साथ मिल रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं। आज उनकी बस जब मणिपुर के कंगपोकपी जिले में पहुंची तो लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। हालांकि वो बस से बाहर नहीं निकले और शीशे के पीछे से ही माइक के जरिए लोगों को संबोधित किया। राहुल गांधी लगातार न्याय की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर न्याय दिलाना है, क्योंकि उनका इल्जाम है कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने आम जनता, गरीब जनता के साथ, आदिवासियों के साथ, तमाम पिछड़े वर्गों के साथ न्याय नहीं किया। राहुल गांधी ने खुद बताया कि उन्होंने मणिपुर से यात्रा क्यों शुरू की। We decided that the most powerful thing would be to start the yatra from Manipur so that the people of India could get a sense of what the people of Manipur have been through, the difficulty that they've been through, the struggles they've been through. I understand that you have faced a tragedy, you have lost family members, you have lost property, and I want you to know that we are fully standing with you. अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी मैतई और कुकी समुदाय के लोगों से भी मिले। पिछले साल मई में शुरू हुई हिंसा में मणिपुर में करीब 200 लोग मारे गए। ये राज्य महीनों तक हिंसा की आग में जलता रहा। कांग्रेस का आरोप है मोदी सरकार ने मणिपुर की अनदेखी की। कांग्रेस कह रही है कि मणिपुर का संकट पूरे देश का संकट है। यानी चुनावी मौसम में कांग्रेस की कोशिश मणिपुर पर मोदी सरकार को घेरने की। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने ये राज्य चुना। दुख के बीच में हमारा राहुल गांधी जी हमको खुशी देने के लिए आ रहे हैं। धनी वाला ऊंचा हो गया, गरीब वाला नीचा हो गया, बहुत फर्क हो गया, इसलिए यूनाइट करने के लिए ये यात्रा जरूरी है। हालांकि इस बार राहुल गांधी की यात्रा पिछली बार से अलग है। पिछली बार कन्याकुमारी से कश्मीर की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी पैदल चले थे, लेकिन इस बार वो ज्यादातर बस से चलेंगे। बीच बीच में उतरकर वो लोगों से भी मिलेंगे। इसके अलावा बस के ऊपर बने मंच से भी लोगों को संबोधित करेंगे। यानी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हाइब्रिड होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल 4000 किलोमीटर चले थे, जबकि इस बार दूरी 6700 किलोमीटर है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव भी सिर पर है। अगर वो इतनी दूर पैदल चलते तो काफी वक्त लग सकता था, इसीलिए हाइब्रिड यात्रा निकालने की बात रणनीति की गई। इसके अलावा सुरक्षा की वजह से भी बताई जा रही है, जिसके चलते पैदल और बस दोनों को यात्रा का हिस्सा बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसके जरिए कांग्रेस राम मंदिर मुद्दे को काउंटर कर पाएगी। पार्टी नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में जाने का न्योता ठुकरा चुके हैं, जिस पर पिछले हफ्ते से ही घमासान मचा हुआ। ऐसे में राहुल गांधी की न्याय यात्रा से क्या नैरेटिव सेट होगा? हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राम मंदिर के माहौल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने की कांग्रेस की रणनीति समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। कुछ दिनों पहले इसी यात्रा को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक बुलाई थी। सूत्रों के मुताबिक कई नेताओं ने सवाल किया कि राम मंदिर के मुद्दे पर जिस तरह से बीजेपी नैरेटिव सेट कर रही है, उस पर जनता के बीच क्या स्टैंड रखा जाए। सूत्र बताते हैं कि खड़गे और केसी वेणुगोपाल ने याद दिलाया कि ये मीटिंग 2024 के लिहाज से कांग्रेस की राज्यवार तैयारियों और भारत जोड़ो यात्रा पर है, इसलिए उसी पर बात होनी चाहिए। बीजेपी के बुने राम मंदिर के नैरेटिव को राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए चुनौती देने की पूरी कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गरीब, किसान, पिछड़े वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं। इस दौरान वो अपने भाषणों में मोदी सरकार के पहले किए जो वादे पूरे नहीं हुए वो भी गिनाएंगे। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी हर धर्म के सभी धर्म स्थलों में जाएंगे, जिससे वो संदेश दे सकें कि कांग्रेस हिंदू विरोधी या किसी धर्म की विरोधी नहीं है।
बल्कि कांग्रेस सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और सभी धर्मों में आस्था रखती है। वैसे दिलचस्प है कि बीजेपी के राम मंदिर के नैरेटिव का केंद्र उत्तर प्रदेश है। राहुल की यात्रा सबसे ज्यादा दिन और सबसे लंबा सफर यूपी में ही तय करेगी। यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 20 जिले कवर करेगी और राहुल गांधी इस प्रदेश में 11 दिन तक रहेंगे। सरकार और सीटों के लिहाज से यूपी बीजेपी का किला है, तो राज्य में कांग्रेस की दयनीय हालत सबके सामने है। यानी राहुल और कांग्रेस बीजेपी के नैरेटिव का उसके केंद्र में ही मुकाबला करने की मंशा रखते हैं। फिलहाल मणिपुर में दूसरे दिन की यात्रा खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी नागालैंड बॉर्डर पहुंच चुके हैं और कल उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड की राजधानी कोहिमा में प्रवेश करेगी। कांग्रेस की न्याय यात्रा राम मंदिर का जवाब बताने की कोशिश हो रही है। ये खबर अब हम आपको बताते हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव को आप जानते हैं। वो स्वप्नवीर और उनकी माने तो उनके सपने में अक्सर भगवान आते हैं। इस बार श्री राम सपने में आए। भगवान राम ने तेज प्रताप के सपने में आकर ऐसा क्या कुछ कहा जिससे तेज प्रताप विरोधियों के निशाने पर आ गए। पहले ये देखते हैं। लालू के लाल और बिहार के मंत्री तेज प्रताप कृष्ण भक्त हैं। अक्सर उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, लेकिन इस बार उनके सपने में श्री कृष्ण नहीं भगवान श्री राम आए। सुनिए तेज प्रताप ने इस सपने के बारे में जनता को क्या बताया। हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आ गया, राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा, हम उस दिन आई भी नहीं करेंगे। तेज प्रताप ने जो कहा उसे समझने की जरूरत है। तेज प्रताप असल में बीजेपी पर तंज कस रहे थे। कह रहे थे कि 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी का ढोंग है और राम जी ने सपने में आकर उनसे कहा वो इसलिए उस खास दिन अयोध्या नहीं आएंगे। तेज प्रताप का इतना कहना भर था कि बिहार से लेकर दिल्ली तक हंगामा मच गया। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद उन पर हमलावर हो गई। तुम्हें बुलाया किसने था? इनकी तो औकात नहीं वहां जाने की। राम के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करना और इस तरह की मजाक उड़ाना, इनको शर्म आनी चाहिए। ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने रामरथ को रोका था। उनके सपने में भगवान राम आए थे और उन्होंने कहा कि जल्द आपके पिताजी और आपके परिवार के लोग जेल के पीछे होंगे, जो उन्होंने अभी लोगों को भर्ती के चलते हुए जो घोटाला किया, लोगों की जमीन हड़प ली भर्ती के करते हुए। असल में क्या है कि ये सबके सब राम के विरोध में कुछ भी बोलते हैं। तेज प्रताप यादव के इस बयान से अयोध्या में साधु संतों की नाराजगी भी बढ़ी। तेज प्रताप उनके भी निशाने पर आ गए। तेज प्रताप यादव का हम जिस ढंग से उन्होंने कहा कि राम हमको सपने में आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम ने मना किया कि मत आओ, ये बात झूठी है उनकी। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग तो पापी लोग हैं, वो किसी न किसी बहाने से राम मंदिर को टारगेट करते हैं। वर्ष 2023 में तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में वो सोते हुए नजर आ रहे थे। दावा किया था कि सपने में वो महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण के रौद्र रूप को देख रहे थे। वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए तेज प्रताप यादव ने लिखा था कि उन्होंने सपने में तेजस्वी रूप देखा जो सूर्य की तरह चारों ओर प्रकाशित हो रहा था। तेज प्रताप यादव ने एक बार दावा किया था कि उनके सपने में नेताजी मुलायम सिंह दिखे थे। मुलायम सिंह से उन्हें साइकिल से ऑफिस जाने की प्रेरणा मिली थी, जिसके बाद वो एक दिन साइकिल से ऑफिस पहुंच गए थे। वैसे तेज प्रताप अकेला नेता नहीं है जिनके सपने में भगवान आए। उनके पिता लालू यादव के सपने में एक बार महादेव आए थे। सपने में भगवान शिव ने उन्हें मांस मछली खाने पर डांटा था। लालू यादव ने कहा था कि शुद्ध शाकाहारी लालू यादव से कहा था कि शुद्ध शाकाहारी हो जाओ। लालू यादव ने एक किस्सा खुद सुनाया था। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा था कि उनके सपने में राम आए और बोले कि कुछ लोगों ने उन्हें बेच दिया है, मुझे बिकने से बचा लो। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के सपने में श्री कृष्ण आए थे। तब अखिलेश ने कहा था कि श्री कृष्ण ने उनसे कहा है कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। आप इसे नेताओं के सपनों वाली सियासत कह सकते हैं, जिसका मकसद विरोधी पार्टी पर तंज कसना होता है और इसके बहाने चुनाव में वोट हासिल करना लक्ष्य होता है। राम मंदिर को लेकर सभी दलों का अपना स्टैंड है, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी को लेकर है। एक तरफ तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया, तो दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस के नेता राम
यात्रा कर रहे हैं। पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग आज अयोध्या पहुंचे, सरयू नदी की पूजा की, हनुमानगढ़ी गए और फिर रामलला के दर्शन भी किए। आज ये सब तब हुआ जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण पहले ही अस्वीकार कर दिया। इस पर बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व निमंत्रण अस्वीकार करता है और कांग्रेस के राज्य स्तर के नेता राम मंदिर में पूजा करने पहुंचते हैं। ये कांग्रेस का कंफ्यूजन और दौरा मापता है। 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है तो सियासत भी जमकर हो रही है, लेकिन इस बीच आज अयोध्या से खबर आई है कि वहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहली बार कार्यक्रम की पूरी जानकारी सामने आई है। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 से 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त काशी के विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने तय किया। प्राण प्रतिष्ठा का कर्मकांड वाराणसी के महंत लक्ष्मीकांत दीक्षित करेंगे। गर्भगृह में पीएम मोदी, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ, ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल से ही शुरू हो जाएगी। चंपत राय ने बताया कि कर्नाटक के अरुण योगी राज की बनाई गई प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित होगी। गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की प्रतिमा का वजन करीब 150 से 200 किलो के बीच में है और प्रतिमा 18 जनवरी को गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। हालांकि कार्यक्रम की तैयारियों के चलते 20 और 21 जनवरी को रामलला के दर्शन नहीं होंगे। 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसको अनेक प्रकार से निवास कराया जाता है। जल में निवास, अन्न में निवास, जिससे बर्फबारी का 82 साल पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है। इससे पहले साल 1942 में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई थी, राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले चुनाव प्रचार पर भी असर पड़ रहा था। अमेरिका के 48 राज्य इस वक्त तापमान में भारी गिरावट की मार झेल रहे हैं। घरों के ऊपर बर्फ की परत जमी हुई है, सड़कें सफेद पड़ चुकी हैं, गाड़ियों पर बर्फ का कब्जा हो चुका है। बर्फ में ढकी गाड़ियां जस की तस खड़ी हैं। बर्फबारी और तेज हवाओं से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अमेरिका में आर्कटिक ब्लास्ट की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक 7,600 से ज्यादा फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। 4 लाख से ज्यादा घरों की बिजली सप्लाई ठप है। कई इलाकों में -45 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। पर्वतीय इलाके मोंटाना में -50 डिग्री तापमान है। कई इलाकों में 3.5 फीट मोटी बर्फ जमी है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका जम गया है। बर्फीले तूफान के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। चुनाव प्रचार पर भी असर पड़ने लगा है। राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल विवेक रामास्वामी ने भी बर्फबारी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो डाक विभाग के कर्मचारी से बात करते दिखाई दिए। हालांकि मशीनों के जरिए बर्फ को हटाने का काम जारी है, लेकिन मौसम की मार की रफ्तार के आगे मशीन की रफ्तार कम पड़ गई है। अमेरिका में सिर्फ बर्फबारी या बर्फीला तूफान ही नहीं है, बल्कि बाढ़ की मार भी पड़ रही है। न्यूयॉर्क और बॉस्टन समेत कुछ शहरों में बाढ़ का पानी घुस गया है।